हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपका जीके का आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो चलिए इसका आंसर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपकी? चल बनाइए आप इसको। 1885 में हुआ था कि 1895 हुआ था या 1865 में हुआ था या 1890 में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1885 में। तब कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था आपका? 1885 में हुआ था। अब कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और किसके अध्यक्षता में हुआ था आपका? किसके अध्यक्षता में हुआ था? व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में आपका प्रथम अधिवेशन हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी के अध्यक्षता में आपका प्रथम अधिवेशन हुआ था। अब कांग्रेस का जो नामकरण है, कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब कांग्रेस का नामकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था आपका? 1884 में किया था। इसका नाम कुछ और था। तो किसने इसका स्थापना किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। ये कहाँ के निवासी थे? ये ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो इसने 1884 में कांग्रेस की स्थापना किया। फिर यही नाम जो बदल करके जो है, ये नाम चेंज हो करके दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम क्या कर दिया? कांग्रेस। और कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, बम्बई के गोकुलनाथ तेजपाल विश्वविद्यालय। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था आपके? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और पूछा गया कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। अब पूछा जाए अंग्रेज कौन अंग्रेज थे जो कि 3 बार कांग्रेस का अध्यक्षता किया था? कौन थे? बैटरबन थे। कौन थे वो? बैटरबन, जिसने कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किया। बैटरबन। तो बैटरबन ने जो कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किया, बैटरबन ने जो 3 बार कांग्रेस का अध्यक्षता किया, ये अंग्रेज थे। अब पूछा जाएगा कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 का कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। जो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। अब पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष, वो तो महिला अध्यक्ष थी। अब पूछा प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? तब कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू, जिसने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किया था सरोजिनी नायडू। और द्वितीय महिला हो जाएगा भारतीय, कौन हो जाएगा? नलिनी सेनगुप्ता। दूसरा कौन हो जाएगा? नलिनी सेनगुप्ता। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा क्वेश्चन। और ये पूछा सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और सबसे लंबे समय तक जो लगातार कांग्रेस का अध्यक्षता किया, कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद ही थे। तो काफ़ी फैक्ट हैं, आपको बताया जाएगा। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो चलिए इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? आपके ऐतिहासिक काल में पड़ती है, प्राग ऐतिहासिक काल में पड़ती है, या उत्तर ऐतिहासिक काल में पड़ती है, या आध ऐतिहासिक काल में पड़ती है? तो चलिए बताइए। तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा पहले, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये किसमें पड़ता है आपका? आध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। किसमें पड़ता है आपका? आध ऐतिहासिक काल में। आपको बताया गया था कि सिंधु सभ्यता का जो है, इसका लिखित साक्ष्य है, पर इसको जो पढ़ा नहीं जा सका है। तो जिस दिन इसको पढ़ लिया जाएगा तो ये आध ऐतिहासिक से क्या हो जाएगा? आपका ऐतिहासिक हो जाएगा। तो इसलिए सिंधु सभ्यता को क्या है, ये लिखित साक्ष्य, पर इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और इसकी लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, या वानप्रस्थ आश्रम, या संन्यास आश्रम? तो चलिए इसको बनाइए। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा हो जाएगा आपका? ब्रह्मचर्य आश्रम। ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा। और एक आपका पूछा जाए आश्रम की व्यवस्था जो है किस उपनिषद में है? तो कौन से उपनिषद में? आपका जाबालो उपनिषद में। जाबालो उपनिषद में। जाबालो उपनिषद में। जाबालो उपनिषद में। तो जाबालो उपनिषद में जो है 4 आश्रम की व्यवस्था किया गया है।
जवालोपनिषद में जो है 4 आश्रम की बात की गई है। तो उसमें 4-4 भागों में बाँट दिया गया। 0 से 25 साल को बाँट दिया गया आपका ब्रह्मचर्य जीवन में, और 25 से 50 को बाँट दिया गया आपका गृहस्थ जीवन में, और 50 से 75 बाँट दिया गया आपका वानप्रस्थ जीवन में, और 75 से 100 बाँट दिया गया आपका सन्यास जीवन में। पर 0 से 25 जो है शिक्षा प्राप्त करने का समय था, और 25 से 50 जो था गृहस्थ जीवन, ये जो था परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य था, और 50 से 75 जो था ये वानप्रस्थ जीवन था, जो ब्रह्मचर्य थे उसको पढ़ाते थे ये वानप्रस्थ लोग वानप्रस्थ जीवन में। और 75 से 100 जो था ये पूर्णतः धार्मिक बन करके जो है मृत्यु का इंतजार करते थे 75 100। तो 4 आश्रम को बांटा गया था, और 21 उपनिषद बताया गया था जावलोपनिषद में। अब आते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? मूल अधिकार मतलब क्या हो गया आपका? फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स आपका किस देश से लिया गया आपका? तो आपका कहाँ से लिया गया? आपका यूएसए से, अमेरिका से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से लिया गया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया आपका, यूएसए से लिया गया, मतलब अमेरिका से आपका लिया गया है मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। तो ये किस में आपका? भाग 3 में। तो ये किस में आपका? भाग 3 में। और कितना आर्टिकल में आपका? तो आपका आर्टिकल 12 से 35। तो आर्टिकल आपका 12 से 35 में आपका मौलिक अधिकार है, जिसमें 14 से 18 क्या हो गया? समता या समानता का अधिकार होगा, 14 से 18 हो गया। और 19 से और आपका 19 से 22 क्या हो गया? आपका वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और आपका 19 से 22 हो गया। और आपका 23 से 24 हो गया आपका शोषण की स्वतंत्रता, और 25 से 28 हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता, और 29-30 हो गया आपका अल्पसंख्यक के लिए अच्छे प्रबंध किया जाए, 29 से 30। और 31 में आपका संपत्ति अधिकार से समाप्त कर दिया गया था। और आर्टिकल 32 में आपका संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार। अगर आप मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन किया जाता है सरकार के द्वारा तो ये आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं आप? हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सारे उपबंध किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार की चर्चा किस में? तो आर्टिकल तो आपके भाग 3 में है, और आर्टिकल 22 से 35 में है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा आपका? कमल है, रेफ्लेसिया है, या कैक्टस है, या रजनीगंधा है? तो ये आपको पता होगा कौन सा है आपका? रेफ्लेसिया। कौन सा? रेफ्लेसिया। और यही पूछा जाता है सबसे छोटा पुष्प कौन सा था? तो वो कौन सा था आपका? बोल्फिया था। और सबसे छोटा पुष्प कौन था आपका? बोल्फिया था। कौन सा था आपका? बोल्फिया था। तो संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा पुष्प कौन का? बोल्फिया। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है? लाख बख्श मतलब लाखों का दानी किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, या गयासुद्दीन तुगलक को, या अलाउद्दीन खिलजी को? तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है आपका? लाख बख्श मतलब लाखों का दानी कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है आपका? कुरान ख्वाह। क्या कहा जाता है? कुरान ख्वाह, मतलब क्योंकि इसने कुरान को पूरा याद कर लिया था, इसको क्या कहा जाता है? कुरान ख्वाह कहा जाता है। और आपका 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, जो कि पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था, तो उसको हटा करके जो एक अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद का निर्माण किया, किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किसका गुलाम था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था आपका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो 1206 में जो है गुलाम वंश की स्थापना किया, जिसको कि मामलू वंश कहा जाता है या दास वंश कहा जाता है, 1206 में। और 1210 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते हुए हो गई थी 1210 में। तो ये सब याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? मतलब संकलन कौन करता है? योजना आयोग करता है, या वित्त आयोग करता है, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान करता है, या केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान करता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बनाइए इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान मतलब NSO हो जाएगा आपका। NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है? वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं इस कारण, या उनकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर भक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, या वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, या वे प्राश्रव ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो वे प्राश्रव ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और इसी ध्वनि के
के द्वारा जो होते हैं। तो प्राश्व ध्वनिक तरंगे उत्पन्न करने से। आते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? गुयाना है, या जापान में, या इंडोनेशिया में, सूरीनाम में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सूरीनाम। और सूरीनाम हो जाएगा। तो सूरीनाम किस आपका महाद्वीप में है? तो ये आपका साउथ अमेरिका में। कहाँ आपका? तो ये साउथ अमेरिका में सूरीनाम जो है कंट्री है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? मतलब संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना, तो संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया आपका? ये कनाडा से लिया गया। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया आपका? कनाडा से लिया गया। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया आपका? कनाडा से लिया गया। और कनाडा से क्या क्या लिया गया? कनाडा से लिया गया आपका राज्यपाल का पद जो है कनाडा से लिया गया। राज्यपाल का जो पद है ये भी कनाडा से लिया गया है। और संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया आपका? कनाडा से लिया गया। और राज्यपाल का पद भी जो है आपका कनाडा से लिया गया। और यूएसएस अमेरिका से क्या लिया? मौलिक अधिकार लिया गया, फंडामेंटल राइट्स लिया गया, न्याय प्रोत्साहन लिया गया है, आपका वित्तीय पात लिया गया, आपका अमेरिका से लिया गया है। काफ़ी चीज़ अमेरिका से लिया गया। यूक्रेन लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया है, आपका एकल नागरिकता हो गया। और विधि की समान समानता लिया गया है। और प्रधानमंत्री का पद भी जो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है, या हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, या यह अदाहा होता है, या यह अस्थायी होते हैं, या यह अस्थायी होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? 11 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी। यह अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब क्या हो गया? मतलब हीलियम गैस जो होता है ये आपका अक्रिय गैस होता है। हीलियम गैस कैसा होता है आपका? अक्रिय गैस होता है। मतलब ये जो होता है रिएक्शन नहीं करता है। अक्रिय हीलियम गैस जो आपका ये रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए जो है आपके हीलियम गैस को लिया जाता है गैस के गुब्बारे में। और हीलियम गैस को प्रयोग किया जाता है आपका ऑक्सीजन के साथ भी मिलाकर प्रयोग किया जाता है। जब वेंटिलेशन पर होता है, मशीन पर रहते हैं, तो हल्का ऑक्सीजन को हल्का करने के लिए हीलियम गैस मिलाया जाता है। और गोताखोर जो है अधिक गहराई में जाने के लिए जो हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा आपका है? एसिटिलीन है, मीथेन या एथेन है? तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? हो तो क्या हो जाएगा? फलों को पकाने कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियल क्या है आपका? एसिटिलीन है। एसिटिलीन है। कौन क्या है आपका? एसिटिलीन है। एसिटिलीन गैस जो होता है ये आपका रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। एसिटिलीन गैस कैसा होता है आपका? रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। और ये क्या है? अत्यंत ही ज्वलनशील है। अत्यंत ही ज्वलनशील गैस होती है एसिटिलीन जो है। एसिटिलीन गैस का व्यापारिक उत्पादन प्राकृतिक गैस से थर्मल क्रैकिंग द्वारा किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस का व्यावसायिक उत्पादन कैसे किया जाता है? तो प्राकृतिक गैस से थर्मल क्रैकिंग द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक गैस से थर्मल क्रैकिंग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो है कैल्शियम कार्बाइड और पानी पर प्रतिक्रिया करके भी इसका उत्पादन किया जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड और पानी पर प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन करा के भी इसका उत्पादन किया जाता है। एसिटिलीन गैस की खोज किसने किया था? ये पूछा जा सकता है कि एसिटिलीन गैस की खोज किसने किया था? तो वो ब्रिटिश के केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उसका नाम क्या था आपका? उसका क्या नाम था आपका जो खोज किया था एसिटिलीन गैस को? एडमंड डेवी। क्या नाम था उसका? एडमंड डेवी, जिसने 1836 में जो है एसिटिलीन गैस की खोज किया था। 1836 में एसिटिलीन गैस की खोज किया था। आते अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको? भारत और पाकिस्तान को, या भारत और चीन को, या बांग्लादेश और पाकिस्तान को, या बांग्लादेश और भारत को? तो चलिए इसको बनाइए। तो ये किसको जोड़ता है आपका? बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। ये याद रखिएगा। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको? बांग्लादेश और भारत को। किसको जोड़ता है? बांग्लादेश और भारत को। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी को, या साहित्य और पत्रकारिता को, या अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ को, या पर्यावरणीय अध्ययन को? तो 14 का आपका क्या आंसर हो जाएगा आपका? साहित्य और पत्रकारिता। तो ऑप्शन नंबर बी, साहित्य और पत्रकारिता मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? महाराणा प्रताप ने किया था, ये राणा संग्राम सिंह ने किया था, ये राणा कुंभा ने किया था, या राणा रतन सिंह ने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने। तो राणा कुंभा ने जो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले के परिसर के अंदर स्थित है, एक 9 मंजिला मीनार है। ये चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ जो है ये कैसा है आपका? 9 मंजिला मीनार है। कैसा आपका? 9 मंजिला मीनार है। ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1440 में। कब किया गया था? 1440 में किया गया था। इसे मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी पर राजपूतों की जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। और इस टावर के जो विजय स्तंभ का ऊंचाई कितनी है आपकी? 37 मीटर है। कितनी ऊंचाई इसकी? 37 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 37 मीटर है। और अलाउद्दीन खिलजी और आपका अलाउद्दीन खिलजी का जो सहारनपुर का जो लड़ाई हुआ था, इसमें जो जीत हुआ था राजपूतों का, इस उपलक्ष्य में जो है इसका निर्माण किया गया था विजय स्तंभ का। और किसने किया था आपका निर्माण? किया राणा कुंभा ने किया था, कुंभा ने करवाया था। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, मतलब सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? इकाई क्या होती है? रिकॉर्ड होती है, फाइल होती है, बिट होती है, बाइट होती है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का, तो इसका क्या हो जाएगा? बिट हो जाएगा। तो सबसे छोटी इकाई क्या होता है? बिट होता है। सबसे छोटी इकाई क्या होता है? बिट होता है। सबसे छोटी इकाई क्या होता है? बिट। और सबसे बड़ी इकाई पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाता है आपका? जियो बाइट होता है। क्या होता है? जियो बाइट होता है। सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? कंप्यूटर डाटा की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? जियो बाइट। और सबसे छोटी इकाई क्या होता है? बिट। सबसे छोटी इकाई क्या होता है? बिट। और सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? जियो बाइट होता है। जियो बाइट होता है, जो कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 5500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, या 7500 किलोमीटर, या 8400 किलोमीटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी, 7500 किलोमीटर। ये आपका एग्जैक्ट नहीं है, अगर एग्जैक्ट पूछ लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? एग्जैक्ट डेटा ये है आपका 7516.6 किलोमीटर जो है भारतीय तट रेखा की लंबाई टोटल, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला लिया जाता है। अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को नहीं मिलाया जाएगा, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को नहीं मिलाया जाएगा तो कितना रहेगा आपका? 6100 किलोमीटर। कितना रहेगा? 6100 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। और जिसमें कि सबसे तट पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा तट, सबसे अधिक तट रेखा, सबसे बड़ी तट रेखा किसका है? किस राज्य का है भारत में? तो वो है गुजरात का। सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य कौन सा आपका? गुजरात है। जिस कितना किलोमीटर का है? 1600 किलोमीटर का। कितना किलोमीटर का? 1600 किलोमीटर का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चंद्र ग्रहण कब होता है? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही होगा। जब क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में आ जाए, या सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, या सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, या सूर्य और पृथ्वी बीच चंद्रमा आ जाए। तो चलिए बनाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या पृथ्वी आ जाता है तो क्या होता है आपका? चंद्र ग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? बेरी है, डायबिटीज है, कैंसर है, या एनीमिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। और डायबिटीज होगा तो अब ये पूछा जा सकता है कि इंसुलिन जो है कहाँ से स्रावित होती है? इंसुलिन जो है कहाँ से स्रावित होती है आपकी? तो ये आपके अग्नाशय के, तो ये कहाँ से स्रावित होती है? अग्नाशय के, तो अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका, अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका, द्वीपिका के बीटा सेल से होती है। तो अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा सेल से जो है आपका इंसुलिन का स्त्रावन होता है। और इंसुलिन का क्या कार्य है आपका? शरीर में जो है आपके ग्लूकोज लेवल को जो है बना के रखने के लिए, उसको बना के रखने के लिए। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? डायबिटीज हो जाएगा। तो ये क्या होता है? अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा कौन से आपका निकलता है? बीटा सेल से क्या निकलता है आपका? इंसुलिन निकलता है। तो 20 नंबर का क्या होगा आपका नंबर? आते क्वेश्चन नंबर 21 की।
वायुमंडल में वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 25% है, 35%, 21% या 10% है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना आपका? 21% है। और सर्वाधिक क्या आपका? नाइट्रोजन है। सर्वाधिक क्या आपका? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का कितना है आपका? 78%। नाइट्रोजन का कितना है? 78%। और ऑक्सीजन कितना है आपका? 21%। 21%। और इसके बाद क्या आपका 3 नंबर क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन कितना परसेंट आपका? 0.93%। 0.93% ऑर्गन है। और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना? CO2 कितना आपका? 0.03% है। तो CO2 कितना आपका? 0.03% है। तो ये वायुमंडल में कुछ गैसें हैं, इसको याद रखिएगा कितने परसेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन आपके? महात्मा गांधी है, मौलाना आज़ाद है, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, या जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो किसने लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम। और क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा आपका? अंकलेश्वर है, या लुधियाना है, या कानपुर है, या पटना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, अंकलेश्वर। ये थोड़ा सा डेटा, इसको थोड़ा रीचेक करके आपको कमेंट में डाल दिया जाएगा। ये थोड़ा सा ये पुराना डेटा लग रहा है, इसको नया अपडेट करके आपको बता दिया जाएगा। श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को, 4 मई को, 8 मई को, 9 मई को। तो श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। तो श्रम दिवस को क्या कहा जाता है आपका? मजदूर दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है आपका? 1 मई को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है किससे? सितार के आविष्कार से, स्रोत के आविष्कार से, या तबला के आविष्कार से, या शहनाई के आविष्कार से? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सितार के आविष्कार से। सितार के आविष्कार से जो अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। अमीर खुसरो नाम जो सितार के आविष्कार से जोड़ा जाता है। अब ये पूछा जाए अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? ये आपको पूछा जा चुका है बीपीएससी एग्जाम में कि अमीर खुसरो जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिए पहले, अमीर खुसरो जन्म कब हुआ था आपका? 1253 ईस्वी में हुआ था। 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? यूपी के पटियाली में हुआ था। यूपी के कहाँ हुआ था? पटियाली में। यूपी के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो या तूती हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो जो है तूती हिंद कहा जाता है। और ये प्रथम मुस्लिम था जिसने कि भारतीय होने पर गर्व किया था, अमीर खुसरो। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन का सीरीज था ये। तो ये टोटल जो था आपका 15 क्वेश्चन का सीरीज था। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन का सीरीज? और इसको आगे कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे। तो आप बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको क्वेश्चन सीरीज लगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सीरीज़ की तरफ। आज अब चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद।